होगी यार रिकॉर्डिंग शुरू। अच्छा, जिस तरह आप लोगों ने परम्यूटेशंस डिस्कस किए हैं, परम्यूटेशंस में आपने चीज़ों को अरेंज करना होता है और उन अरेंजमेंट्स में चीज़ों की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है कि चीज़ की पोजीशन क्या है। जिस तरह आपने यहाँ पे ये प्लेयर्स के जो रैंकिंग थी वो फाइंड की थी कंट्री वाइज, तो पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि यूएस पहले नंबर पे आ रहा है कि ब्रिटिश पहले नंबर पे आ रहे हैं। तो अगर आप अरेंजमेंट चेंज कर दोगे किसी चीज़ की तो आपको नई परम्यूटेशन मिल जाएगी। तो परम्यूटेशन जो है वो अलग अलग अरेंजमेंट्स को काउंट करती है। इसके बरअक्स जो कॉम्बिनेशंस होती हैं कॉम्बिनेशंस चीज़ों की पोजीशन पे फोकस नहीं करते हैं कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले नंबर पे कौन है दूसरे पे कौन है। आप बस ये देखते हो कि एज अ होल आपके पास जो ग्रुप है उसके मेंबर्स किस तरह के हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मैंने आपकी क्लास में से एक सीआर और एक जो है वो जीआर चूज़ करना है, तो फिर सीआर और जीआर की जो पोजीशन होगी वो इम्पोर्टेंट नहीं होगी कि पहले नंबर पे आपने सीआर चूज़ किया है, दूसरे नंबर पे जीआर चूज़ किया है और फिर आप कहो कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना हम नोमान को जो है वो सीआर चूज़ कर लेते हैं और जीआर जो है वो कौन है, कोई एक लड़की बताएं ज़रा अपना नाम, कोई एक फीमेल स्टूडेंट। हुमैरा। हुमैरा, हाँ जी, हाँ हुमैरा को हम जीआर चूज़ कर लेते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स का जो अरेंजमेंट है, इसमें आपने पहले नंबर पे जो है वो नोमान को चूज़ किया, दूसरे नंबर पे हुमैरा को चूज़ किया। लेकिन अगर आप एज अ ग्रुप देखो तो आपने एज अ ग्रुप आपने ये दो स्टूडेंट चूज़ कर लिए नोमान और हुमैरा फ्रॉम द क्लास, पोजीशन को इग्नोर करते हुए। फिर आप दोबारा अरेंजमेंट करो, उसमें पहले आप हुमैरा को चूज़ कर लो और उसके बाद आप जो है वो नोमान को चूज़ कर लो सीआर और जीआर के रोल्स के लिए। तो ये दोनों जो परम्यूटेशंस हैं ये दोनों डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं। पहले आपने जो दो स्लॉट्स फिल करनी थी अपनी कमेटी की, उसमें पहले सीआर था नोमान, दूसरे नंबर पर जीआर थी हुमैरा। अब आपने जो किया है दूसरे टाइप का काम, उसमें पहले हुमैरा को चूज़ किया था जीआर, बाद में नोमान को चूज़ किया। अगर तो परम्यूटेशंस होती तो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट है। पहले नंबर पे कोई और है पिछली बार, अब पहले नंबर पे कोई और है। लेकिन अगर आप एज ए ग्रुप, अगर आप ग्रुप्स काउंट करो कि जो कमेटी है मेंबर्स वो जो हैं वो कौन कौन है, कितने मेंबर्स हैं, अगर इस तरह से ग्रुप्स आप फाइंड करो तो फिर ये दोनों एक ही बात है कि आपने नोमान और हुमैरा को सीआर और जीआर चूज़ किया और सेकंड केस में भी आपने नोमान और हुमैरा को सीआर और जीआर चूज़ किया। तो इसका मतलब इन दोनों में अगर आप ग्रुप्स फाइंड करना चाह रहे हो स्पेसिफिक कंडीशंस के, तो फिर इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है दोनों बातों में। तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन फाइंड करना मुख्तलिफ ऑर्डर के, ठीक है। तो आपने अगर कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं तो आपको अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका फोकस होगा सिर्फ कि आपने ग्रुप्स जो हैं वो कौन से वाले फाइंड करने। तो सबसे पहली एग्जांपल जो है वो बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो सिनेरियो आपका काफ़ी हद तक क्लियर कर देगी। उस सिनेरियो में अच्छा इस एग्जांपल में हमारे पास है क्या, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ थ्री। अभी देखो आपने इस वर्ड पे फोकस करना है कि अब आपको परम्यूटेशंस नहीं कहा उसने, क्या परम्यूटेशंस ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स फाइंड करो या अरेंजमेंट्स ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स फाइंड करो, ठीक है। अब उसने कहा ग्रुप्स ऑफ थ्री फाइंड करो। तो ये ग्रुप से आपको हिंट मिलेगा कि आप अब कॉम्बिनेशन की तरफ जाओगे, परम्यूटेशन की तरफ नहीं जाओगे। अच्छा, तो आपने करना क्या है, आपने ग्रुप्स ऑफ थ्री फाइंड करने हैं फ्रॉम 5 आइटम्स, और 5 आइटम्स ए बी सी डी ई होगी, ठीक है। इन 5 में से आपने 3 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब ये कितने ग्रुप हो सकते हैं, सिंस देयर आर, अब हम क्या करते होते हैं, हमने अगर 3 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप फाइंड करना है तो सपोज कर लो कि ये वो हमारी रिक्वायर्ड 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, जिस तरह हम पहले करते हैं परम्यूटेशंस के अंदर। अब वो जो आपने 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 का ग्रुप फाइंड करना है, उन 3 के ग्रुप में जब आपने ये पहली पोजीशन फिल की है, तो इस पोजीशन को फिल करने के आपको पहले ही पता है कि आपके पास 5 वेज हैं, क्योंकि पांचों की पांचों ऑब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी उनमें से, तो ये 5 वेज हो जाएंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास 4 वेज हो जाएंगे, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास 3 वेज हो जाएंगे, राइट। ये तो आपके पास आ गए 3 ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करने के तरीके। लेकिन इन तरीक़ों में आपके पास हमेशा
जो फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्ट आई है उसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट नंबर पर ही है, ठीक है। और जब सेकंड नंबर पे जो पोजीशन आई है वो फिक्स है, थर्ड पोजीशन जो है वो फिक्स है, क्योंकि ये परम्यूटेशंस हैं और परम्यूटेशंस जो हैं वो अपनी पोजीशन को फिक्स रखते हैं। तो ये आपके पास 5 4 3 वेज तो हो गए ये वाले, ठीक है। Thus there are 5 into 4 into 3 ways of selecting group of 3 when the order in which the items are selected is relevant। यानी कि ये परम्यूटेशंस के तरीके से आपने फाइंड किया, तो अब इनका ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट होगा कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो पहले नंबर पे है या दूसरे पे। अब इनका जो ऑर्डर है वो फिक्स है अब इस वक्त। However, since every group of 3 से अगर आपने तीन तीन ग्रुप से फाइंड करने हैं तो फिर उसका जो कंसर्न है वो ये है कि परम्यूटेशंस क्या करेंगी, परम्यूटेशंस ये करेंगी कि इन तीन ऑब्जेक्ट्स की जो ये वाली अरेंजमेंट्स हैं इन सबको एक अलग अलग तरीके से काउंट करेंगे, क्योंकि परम्यूटेशंस में अरेंजमेंट जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आपने बुक्स की अरेंजमेंट फाइंड की थी शेल्फ़ के अंदर, तो आपको पता था कि भाई पहले नंबर पे बुक ए आ रही है, फिर बुक बी आ रही है, तो ये अलग अरेंजमेंट है। अगली बार पहले बुक बी आ रही है, बाद में बुक ए आ रही है, तो ये अलग अरेंजमेंट है बुक्स की। तो अब ये जब परम्यूटेशंस होंगी तो मैंने जो 6 परम्यूटेशंस हाईलाइट की हैं, ये 6 की 6 परम्यूटेशंस जो हैं ये अलग अलग तरीके से काउंट होंगी। लेकिन जब आपने जो है फाइंड करनी है ग्रुप्स फाइंड करने हैं तीन लोगों के, तो उस वक्त ये तीनों ये 6 के 6 जो वेज हैं ये सब तो एक ही ग्रुप दे रहे हैं आपको, क्योंकि इन 6 के 6 परम्यूटेशंस के अंदर ग्रुप तो ए बी सी ही है, नहीं है ना? ग्रुप तो वही है ना, ग्रुप तो चेंज नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये 6 की 6 जो परम्यूटेशंस हैं असल में अगर ग्रुप्स के तौर पे देखा जाए तो ये सारे एक ही ग्रुप हैं। तो इस वजह से आप क्या करेंगे अब आप ये करेंगे कि इन सारे ग्रुप्स, जब आपको पता है कि आपने तीन ऑब्जेक्ट्स फाइंड कर लिए हैं और उन तीनों की परम्यूटेशंस काउंट नहीं करनी है, तो आप उस नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे आंसर को, ताकि उस तीन ऑब्जेक्ट्स की जो परम्यूटेशंस है वो कैंसिल हो जाएं और हर उन सब परम्यूटेशन के अगेंस्ट एक सिंगल ग्रुप आपके पास रह जाए। तो इसलिए अगर आपने तीन ऑब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो 3 फैक्टोरियल उनकी अपनी परम्यूटेशंस हैं जो ये 6 की 6 मैंने अंडरलाइन की हैं। तो जब तीन ऑब्जेक्ट्स चूज़ की कर ली हैं आपने और उनको आप ग्रुप के तौर पे लेना चाह रहे हो, तो फिर उनकी अपनी परम्यूटेशंस काउंट नहीं होंगी और उनकी अपनी 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस को कैंसिल आउट करना पड़ेगा डिवाइड करके। तो इस वजह से उसने क्या किया, अपने आंसर को इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। आंसर क्या था आपका? आंसर ये था जो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ। ये क्या आंसर है? ये आंसर है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने उसमें से r ऑब्जेक्ट्स चूज़ करनी है, तो पहली ऑब्जेक्ट n वेज में चूज़ करोगे, दूसरी n-1 वे में चूज़ करोगे और एंड सो ऑन। आखिरी ऑब्जेक्ट जो है वो n-r-1 वेज में, ठीक है ना। r-1 यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमन ले सकते हो माइनस। तो n से शुरू करेंगे n-0 से और r-1 तक जाओगे तो ये r ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करने के फेज़ हैं जो यहाँ पे मैंने 5 into 4 into 3 के ज़रिए लिख दिया हूँ। अब इसमें परम्यूटेशंस कैंसिल करने के लिए क्योंकि ग्रुप्स चाहिए, तो ग्रुप में परम्यूटेशंस कैंसिल करनी पड़ेंगी जो ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया हुआ। तो इस वजह से आप उन आर ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशंस यानी कि आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे आंसर को। इसी आंसर को रीअरेंज करके लिखा हुआ है कि दोनों तरफ अगर r-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो फिर आपके पास ये वाली फॉर्म इसकी आ जाएगी फार्मूला की। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर आपने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स फाइंड करने हैं, n ऑब्जेक्ट्स दी हों और उनमें से, हाँ जी, तो हमने कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लेफ्ट या राइट? ये दोनों एक ही फार्मूलाज हैं। एनसीआर का जो एक्सपेंशन है वो असल में वो राइट साइड वाली है, इक्वल है ना, इसका इक्वल है ये। एनसीआर की जो फार्मूला है वो राइट साइड वाला है, लेकिन अगर राइट साइड वाले फार्मूला में n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें और n-r फैक्टोरियल से वो नेक्स्ट टर्म को कैंसिल आउट कर दें तो ये लेफ़्ट वाली फॉर्म बन जाती है इसकी। तो ये दोनों आंसर एक ही आएगा इन दोनों का, ठीक है। ये लेफ़्ट वाला फार्मूला सिंप्लीफाइड है, राइट वाला जो है वो जनरल है। समझ आ रही? दोनों इक्वल आएंगे। अच्छा,
ओके, तो अब आपने बस ये याद रखना है कि जब आपको क्वेश्चन देख के ये समझ आए कि यहाँ पे अलग-अलग अरेंजमेंट्स जो हैं, अरेंजमेंट्स इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बल्कि आपको ग्रुप्स फाइंड करने हैं, तो फिर आपने परम्यूटेशन के बजाय कॉम्बिनेशन के फार्मूला पे आ जाना है। और फार्मूला तो वही है, आपने नोट किया है, सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है, बाकी तो वही है। और ये चीज़ क्यों डिवाइड किया आपने? क्योंकि आपने आर ऑब्जेक्ट चूज़ करने के बाद उन आर ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशंस कैंसिल कर दी हैं, ताकि आपको सिर्फ ग्रुप मिल जाए, अलग-अलग परम्यूटेशंस ना मिलें उसी ग्रुप की। क्योंकि अब आपका फ़ोकस जो है वो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में है कि मैं अलग-अलग किस्म के सीआर और जीआर चूज़ करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं अलग-अलग ग्रुप्स फाइंड करूँगा, तो मैं परम्यूटेशंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगी। अच्छा जी, तो ये जो हमें फार्मूला उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है? अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल करते हैं पहले, ठीक है? और कुछ ना समझ आए तो फिर मुझे पूछना है अपने फ़ौरन। अच्छा, अब देखें, अब आपको चाहिए एक कमेटी। अ कमेटी ऑफ 3 इज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल। 20 लोग हैं आपके पास, उसमें से 3 लोगों की कमेटी आपको बनानी है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आप बताएँ कि आपको कितनी डिफरेंट कमिटीज़ जो हैं वो बना सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन देख के खुद ही जज करना है कि ये परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है। अब क्योंकि ये कमेटी बनानी है आप लोगों को 3 लोगों की, तो उस 3 लोगों की कमेटी में परम्यूटेशंस आपको नहीं चाहिए होंगी, बस जस्ट आपको 3-3 नाम चाहिए होंगे, 3 लोगों के नाम चाहिए होंगे कि ये 3 कमेटी मेंबर बन गए हैं क्लास में से या ग्रुप में से। तो उस वक़्त वो ही 3 नाम मैं आगे पीछे करके दोबारा दे दूँ, तो पता होगा हमें कि ये कमेटी पहले बन गई हुई है, ये सेम लोगों का ग्रुप है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ग्रुप्स चाहिए लोगों के, हमें यहाँ पे परम्यूटेशंस नहीं चाहिए। तो हमने एनसीआर वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। तो अगर फार्मूला याद है ऊपर से, तो आप फार्मूला अप्लाई कर दो, एन की जगह पे 20, नंबर ऑफ़ पीपल स्मॉल एन 20, और कितने लोग चूज़ करने हैं, स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर है, ये इतने लोग आप चूज़ कर रहे हो एन में से। तो 20 में से 3 लोग चूज़ करोगे, तो 20C3 के ऊपर आप बेशक राइट साइड वाली फॉर्म अप्लाई कर दो, 20 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू 17 फैक्टोरियल, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ आप जो लेफ़्ट वाली फॉर्म थी ऊपर वाले लास्ट पेज पे, आप वो फॉर्म अप्लाई कर दो। वो फॉर्म क्या थी? वो फॉर्म ये थी कि पहली पोजीशन 20 वेज़ में फिल होगी, क्योंकि 20 लोग हैं, तो पहला कमेटी मेंबर 20 में से जो मर्ज़ी हो, दूसरा कमेटी मेंबर बाकी 19 में से जो भी हो, तीसरा कमेटी मेंबर बाकी 18 में से जो भी हो। लेकिन अब ये 3 लोगों की कमेटी तो चूज़ हो गई है, लेकिन उसकी परम्यूटेशंस भी काउंट हो रही हैं। तो 3 लोग थे, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ताकि उन 3 लोगों की परम्यूटेशंस भी कैंसिल हो जाए, और ये जवाब आ गया, ठीक है? आप बेशक ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करो अपने सर आंसर के लिए। जी, जी, बोलें। हाँ जी। सर अगर ये देखा जाए कि अगर यही क्वेश्चन को हम परमुटेशन से कर सकते हैं, जैसे कि वो इस वक्त परमुटेशन में जाएगा जब ये 20 पीपल हाँ। की कैटेगरी बन जाएगी। अ, देखो ना, आपने इसको परम्यूटेशन के तरीके से ही तो किया है अभी। अभी जब हम ये कह रहे हैं कि आप 20 इंटू 19 इंटू 18 अप्लाई करें, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 क्या चीज़ है? ये वही है ना कि 3 पोजीशंस थी, 20 लोगों में से आपने 3 पोजीशंस फिल करनी है। तो पहली पोजीशन 20 वेज में, दूसरी पोजीशन 19 वेज में, तीसरी पोजीशन 18 वेज में फिल कर दी। तो ये परम्यूटेशंस आपने जब लास्ट सेक्शन दोबारा देखोगे, तो ये परम्यूटेशंस फाइंड किए आपने 3 लोगों की। अब इन 3 लोगों में वो सारी परम्यूटेशंस हैं, 3-3 के ग्रुप्स तो हैं ही हैं इसमें, लेकिन साथ में उन ग्रुप्स की आपस की परम्यूटेशंस भी हैं, जिसमें कई यहाँ पे ऐसी परम्यूटेशंस होंगी जिसमें, अब देखो ना, आपको कमेटी चाहिए ना 3 लोगों की, तो एक हो गया नुमान, एक हो गया ज़ुबैर, एक होगी हुमैरा, ठीक है? ये 3 लोगों की मैंने एक कमेटी बना ली 20 लोगों में से। फिर अगले केस में क्या हुआ कि अलग परम्यूटेशन आ गई, हुमैरा, ज़ुबैर और नुमान की। अब अगर तो मैं परम्यूटेशंस काउंट कर रहा हूँ, तो ये अलग-अलग परम्यूटेशन था, लेकिन अब मुझे ग्रुप्स चाहिए, तो मैं कहूँगा सर कि इसमें नंबर नुमा, ये सर हाँ जी, बोलें। आपकी बात जी सही समझ नहीं आई। जी, जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलें दोबारा। हेलो। अच्छा, आप
आपका नहीं मुझे सही आवाज़ आ रही। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपने ये नवान, ज़ुबैर और हुमैरा की कमेटी बना ली है क्लास में से 3 लोगों की, तो अगर मैं इन्हीं की नाम आगे पीछे करके दोबारा दे दूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप तो वही काउंट होगा ना, नया ग्रुप तो नहीं काउंट होगा, लेकिन परम्यूटेशन कहेगी कि अरेंजमेंट चेंज होगी है तो परम्यूटेशन नहीं काउंट होगी। तो जो न्यूमरेटर में मैंने हाईलाइट किया है, ये सारी परम्यूटेशंस काउंट कर रहा है। जो 3-3 लोगों के ग्रुप्स तो फाइंड कर ही रहा है, उन सारों की परम्यूटेशंस भी काउंट कर रहा है। सारे जो हैं आपस में अगर पोजीशन चेंज कर लें तो कमेटीज़ नहीं हो बन जाएंगी वो। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि अगर लोग पोजीशन चेंज करें तो नई कमेटी ना बने, हम चाहते हैं ग्रुप तो वही रहे। जी जी बोलें। सर जी जो हमने नंबर टोटल दिए, नंबर टोटल दिए हैं, तो क्या हम इन जो पहले 3 के जवाब कोई चॉइस कर सकते हैं या मुझे मसले का अपने डिवाइड आपने 6 सही करना है, ये पूछ रहे हैं? तो सर मैं कह रहा हूँ जो हमने हमने टोटल नंबर में हमारे पास 20 हैं, क्या हम भी ये लाजमी शर्त है कि हमने फर्स्ट वाले रखने हैं वाले, या कोई भी नंबर 20 दे सकते हैं, मतलब 15 दे सकते हैं, 14 कोई भी नहीं 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 एक मिनट आप तो इसको बिल्कुल ही कहीं और डायरेक्शन में ले गए हैं। असल में आपके पास जो 20% हैं सर टोटल। समझ गया हूँ। सर वैसे पूछ रहा हूँ ना, कोई नंबर पर मर्जी हो सकते हैं, वो तो फार्मूले नहीं से नहीं, मुझे समझ तो आ गया ना कि फर्स्ट रखेंगे आर, अच्छा अच्छा, रखेंगे फिर आर में हाँ। असल में आपने पहले नंबर पे जो है वो, आप असल में इसको इस तरह से देख रहे हो ना कि आपने अपनी पोजीशंस को फिल करना, तो आपके पास नंबर ऑफ़ वेज़ कितने हैं उस पोजीशन को फिल करने के। तो जो फर्स्ट पोजीशन होगी, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन चाहे ये सेंटर वाली हो, चाहे फर्स्ट पोजीशन राइट वाली हो, चाहे फर्स्ट पोजीशन लेफ़्ट वाली हो, जब भी आप इन सब में से फर्स्ट पोजीशन फिल करेंगे तो उसके वेज़ आपके पास 20 होंगे कि आपने 20 लोग अवेलेबल हैं और उन 20 लोगों में से कोई भी बंदा आप उस पोजीशन पे रख सकते हो कमेटी की, जो भी वो कमेटी की पोजीशन है। तो उसमें 20 लोगों में से कोई भी बंदा आ सकता है, तो 20 वेज उसके लिए रहेंगे। फिर आप कहोगे कि सेकंड पोजीशन जब फिल की है तो एक पोजीशन पहले फिल होगी हुई है, अब 19 लोग मौजूद हैं, तो सेकंड पोजीशन के लिए 19 वेज ही होंगे, चाहे आप उसको लेफ़्ट पे रखो, चाहे मिड में, चाहे राइट पे रखो। और फिर तीसरी पोजीशन के लिए आपके पास 18 वेज ही होंगे। तो असल में आप तो अपनी चॉइसेस काउंट करके उनको यहाँ पे लिख रहे हो, तो इसलिए ये आपने याद रखना है कि ये पहली चॉइस 20 लोगों की ही होगी, 20 पोजीशन, 20 ऑप्शंस के हवाले से, और दूसरी 19 की और तीसरी 18 की। अब उसका ऑर्डर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो कि आपने पहले कौन सी पोजीशन फिल की, और इससे जब आंसर आएगा तो उसमें सारी परम्यूटेशंस भी इन्वॉल्व होंगी, लोगों की, ग्रुप्स की, जो कि आपको ख़त्म करनी है क्योंकि आपको रेपिटेशन नहीं चाहिए। अरेंजमेंट सॉरी, अरेंजमेंट आपको अगर एक ही कमेटी मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स की फॉर्म में मिल जाए तो आपको नहीं चाहिए, तो आप उसके फैक्टोरियल से आर के डिवाइड कर रहे हो, जो कि नीचे 6 है। तो ये जब भी आर मिल जाएगा आपको 3, तो आपने नीचे 6 ही रखना है यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपको सिर्फ़ और सिर्फ कमेटीज़ मिलेंगी, उनकी रेपिटेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको इसका फ़र्क क्लियर हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हमने कर लिया ना ये वाली सॉरी अच्छा चलिए, चलो ऐसा करते हैं कि ना 5 लोग हैं हमारे पास, एग्जांपल है, ठीक है। 5 कर लें कि 6 कर लें? 6 कर लेते हैं। ऐसा करते हैं 6 लोग हैं और उन 6 लोगों में से मैंने जो है वो 6 ज़्यादा हो जाएगा, बाकी आप अभी मुझे सॉल्व करके दिखा दो इसको। आप 5 ही करते हैं। 5 लोग हैं और मुझे उन 5 लोगों में से 2 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है। 2 लोगों की कमेटी बनानी है। आंसर सही आ जाएगा 5 into 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 10 आ जाएगा। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स आएंगे मैं उसको जी से लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो आएंगे वो आएंगे 10। वो सर 10 आपकी स्क्रीन स्टक है या मुझे शो हो रही है, कुछ हलचल नहीं हो रही? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे लिख रहा हूँ अभी। जी इज़ इक्वल टू सर 10 हमें लिखा है। मुझे मे भी अगर किसी को मुझे किसी को सर वैसे हो लिखा हुआ जाती है, नहीं आपकी है? स्क्रीन स्टक हो जाती है। स्क्रीन स्टक सर हो जाती स्टक है? हो ठीक गई ना। है, ठीक है सही।
नेटवर्क का इशू सर सही चल रही है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। ओके रुके, तो इन सब का सिग्नल इशू है। हाँ जी यही लगता है मुझे। ओके चले, मैं फिर भी स्क्रीन स्टॉप करके फिर से शेयर कर देता हूँ। अच्छा सर जी आपकी चलो तबीयत तो ठीक अभी, है? हाँ जी बस गले को पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा अब देखें, आपको स्क्रीन मेरी अपडेट हुई नज़र आई है जिसमें G=10 जो है वो लिखा हुआ है मैंने लेफ्ट साइड पे। यस ओके हो गया, ओके ओके ठीक है। अच्छा अब मैं आपको कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ, जो लास्ट फार्मूला आप लोग कर रहे थे परम्यूटेशंस का और जो अभी हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस का। अब देखो आपने कहा कि फार्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास 10 ग्रुप्स होंगे इस सिनेरियो में जिसमें 5 लोग हैं और 2 लोगों की कमेटी चाहिए आपको, और वो 10 ग्रुप्स जो हैं वो कौन से हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसा करें कि आप इन 5 लोगों को लेबल कर लें, पर्सन 1 P1, पर्सन 2 P2, पर्सन 3 P3 एंड सो ऑन P5 तक आप इनके लेबल कर लें, जो 5 लोग थे ये n=5 के अंदर। और उन P5 तक के जो पर्सन्स हैं उनमें वो 10 कमेटियाँ कौन सी हैं, ज़रा मुझे उसकी लिस्ट बना के दिखा दें कि ये 10 ग्रुप्स आपने फाइंड किए हैं जी, कि ये लोग 2-2 की कमेटी के तौर पर सर्व कर सकते हैं। तो वो 2-2 की कमेटी ज़रा मुझे बना के तो दिखा दें, और 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे फिर आप रीड करके या पिक्चर दिखाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं बताऊँगा कि आपने ग्रुप कैसे फाइंड किए। ज़रा मुझे ग्रुप सर की एक बार लिस्ट दे। सवाल रिपीट कर देना। जो आपने भी आंसर दिया है कि N5 हो और R2 हो, तो फिर टोटल जो है वो 5 लोगों में से 2 लोगों की कमेटियाँ जो हैं वो टोटल 10 कमेटीज़ बन सकती हैं। वो 10 कमेटीज़ की मुझे लिस्ट दे दें ज़रा कि वो 10 लोगों की कमेटियाँ कौन-कौन सी हैं। तो अगर आपको लोगों की लिस्ट चाहिए तो वो ये मैंने ऊपर लिख दिया कि P1 से लेके P5 तक 5 लोग हैं। अब इनमें से 2-2 की कमेटीज़ आपने कहा है 10 बनेंगी, तो ज़रा मुझे वो 10 कमेटीज़ बना के तो दिखा दें, ठीक है? ये 1 मिनट की एक्सरसाइज़ है। वो 10 कमेटीज़ कौन सी हैं बताएं ज़रा। तो रिपीट कर सकते हैं सर? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ ये 10 जो आंसर दिया, ये 10 क्या आंसर दिया, 10 क्या चीज़ है? ये जो 10 ग्रुप है है सर ये। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स है ना, यानी कि आप कह लें कि 5C2 जो आपने फाइंड किया है अभी, यानी कि 5 लोगों में से 2 लोगों को अरेंज, 2 लोगों की कमेटीज़ फाइंड करने के नंबर ऑफ़ वेज़ हैं। यानी कि 5 में से 2 लोगों के ग्रुप्स फाइंड करने के वेज़ हैं। 5C2 वो 10 है, ठीक है ना? तो वो 10 ग्रुप्स कौन से हैं, मुझे उसकी लिस्ट तो दें। यानी कि वो 10 ग्रुप्स कौन-कौन से हैं? मतलब ये कि सर इसमें परम्यूटेशन का फार्मूला लगेगा फिर? ओहो! आपको अभी तक बात समझ नहीं आई। फ़ॉर्मूला लगा के ही तो 10 जवाब दिए आपने। समझ लग गया आपने सर, ये जो आप कह आपने रहे मुझे हैं जो 10 10 जवाब दे। ग्रुप बने हैं, ये हाँ, 10 हाँ। ग्रुप की परमुटेशन बताएं। 10 ग्रुप्स की वही है ना लिस्ट कि दें मुझे। पहले कौन आएगा, पहले हाँ, कमेटी एग्ज़ैक्टली, में कौन है, एग्ज़ैक्टली। दूसरी जी, कमेटी में जी, जी, कौन है। जी। इसको सर इस इसको तरह आप से कहेंगे। होगा हाँ, P1 वो P2 वेरी P1 गुड, P3 वेरी P1 नाइस। जी, P4 P1 P5 वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी P2 गुड। आगे। P3 P2 P4 P2 P5 सर मैंने P3 4 10 कर इस दिया तरह से 10 है। बन जाते हैं। समझ आ गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर सही। ये 10 से ज्यादा यही बन रहे हैं। सर मैंने नहीं, ग्रुप में यही तो सेंड कर आपने। दिया, 10 नहीं बनते। नहीं हाँ पूरे 10 जी, है आप सर, तो चेक 10 पूरे है। पूरे 10 होंगे, 100% 10 होंगे, 10 से ना कम ना ज़्यादा। ये वो ग्रुप्स हैं जो मैं आपसे कह रहा था कि आप मुझे वो 10 ग्रुप्स कौन से बनते हैं वो लिस्ट दिखाएं। तो ये इन्होंने जो ग्रुप में सेंड किया ये भी ठीक है, मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन आपने जो बोल के बताया वो बिल्कुल ठीक है कि ये 10 ग्रुप इसी तरह के बनेंगे कि पहले ग्रुप में 1 और 2 होंगे, दूसरे ग्रुप में 1 और 3 होंगे, तीसरे में 1 और 4 होंगे। अब देखो ये जो ग्रुप्स आपने फाइंड किए हैं, इन ग्रुप्स में आपने ऐसे नहीं किया कि आपने कहा कि पहले मेरा जो ग्रुप है वो 1 और 4 है, P1 और P4 का ग्रुप है, तो फिर मैं बाद में P4 और P1 का ग्रुप दोबारा काउंट कर लूँ, तो ऐसा नहीं हुआ। आप अपनी लिस्ट पे दोबारा नज़र मारें, आपने 1-4 का ग्रुप जब काउंट कर लिया है तो उसके बाद 4-1 का ग्रुप दोबारा तो काउंट नहीं किया। नहीं किया ना? नो सर। तो इसका मतलब है कि आपका जो इस वक्त फोकस है वो परम्यूटेशंस पर नहीं है बल्कि ग्रुप्स के ऊपर है, ठीक है, कॉम्बिनेशंस के ऊपर। तो आप ये देख लो कि आपने जो ग्रुप्स फाइंड किए हैं उन वो ग्रुप हमें हर ग्रुप सिर्फ एक बार ही आया है, कोई ग्रुप दोबारा नहीं आया है। परम्यूटेशंस को बेशक आप कंसिडर करते हुए देखो, पोजीशंस के हिसाब से भी देखो, तो आपको हर ग्रुप एक बार ही मिला है, 2 बार एक ही ग्रुप नहीं मिला। तो ये फ़ायदा हुआ है जो आपने डिनोमिनेटर में ये नंबर डिवाइड किया इसकी वजह से। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड किए बगैर देखते हैं कि क्या जवाब आता है। तो अब आप ऐसा करें कि ये जो P1 से P5 तक के पर्सन्स थे, इनमें से
इसके ऊपर आपने फार्मूला जो है अभी अप्लाई किया है ये वाला, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई करके 10 जवाब दिया आपने। अब आप ऐसा करें कि डिनोमिनेटर में जो r फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं इससे ना करें, ठीक है, बल्कि सिर्फ आप ये न्यूमरेटर ही काउंट करें। तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ़ वेज कितने हो जाएंगे? हाँ जी बताएं ज़रा। इसको मैं पी से बता रहा हूँ, नया जो आंसर है उसको मैं पी से लिखूँगा परम्यूटेशंस के हवाले से। तो अगर मैं जो r फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो आप, यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड जो कर रहे थे आंसर को, अगर मैं ना करूँ तो कितना जवाब आएगा अब? हाँ जी आंसर प्लीज़। The 6840. हाँ ये क्या किया आपने? ये देखो, ये आपने 2 ग्रुप ही फाइंड करना है। आपने 2 ग्रुप्स, 2 लोगों वाली के ग्रुप्स फाइंड करने हैं, और मैं कह रहा हूँ कि सर और फिर मैं ये कह 20 रहा आ हूँ जाएगा। 20 आ जाए। जी जी बोलें, अभी कौन बोल रहा है? 20 वाला जवाब ठीक है। अभी कोई और फ्रेंड भी साथ बोल रहा है, कोई कुछ पूछना है? हेलो अच्छा चलें। अब ये देखो, मैं आपको इफ़ेक्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने चीज़ डिवाइड की है, अगर आप इससे नहीं डिवाइड करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके आंसर में, ठीक है। अब हमने जो सेकंड काम किया है पी के ज़रिए जो मैं लिख रहा हूँ, इस पी वाले आंसर में आपने उस फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया, तो वो डिवाइड ना करने से जो 20 आंसर आया है ये क्या चीज़ है? ये 20 आंसर असल में ये है कि आपने पहली पोजीशन जो है वो 5 लोगों में से कोई एक पर्सन चूज़ करके फ़िल की है, और सेकंड पोजीशन जो है वो बाकी 4 लोगों में से कोई एक बंदा चूज़ करके की है, और ये 20 आंसर आपके पास आ गया। अब ये जो हैं ये परम्यूटेशंस हैं और इसमें रेपिटिशन होगी। अब वो रेपिटिशन आपने मुझे दिखानी है कि कहाँ पे, ठीक है। अब ज़रा ये 20 की लिस्ट ज़रा बना लें। आप बेशक कंप्लीट ना बनाएं, जस्ट बनानी शुरू करें, जैसे ही कोई रेपिटिशन आए तो वहाँ मुझे रोक के बताएं कि ये रेपिटिशन आ गई। आपने क्या करना है, अब जो नया आंसर आया 20, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन से वाले ग्रुप्स हैं, ज़रा मुझे ये लिस्ट बना के दिखाएं, और उसमें दिखाएं कि कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है। सर इसमें सारे ग्रुप ही रिपीट होंगे। बिल्कुल सही बात। कितनी कितनी बार रिपीट होंगे? सर 1 टाइम रिपीट होंगे, मतलब एक दफा तो ये वाली चीज आ रही है और एक दफा और होगा। मतलब 2-2 बार रिपीट होंगे सारे ग्रुप्स, यस सर। ठीक है। लेकिन यस ये सर। आपको पता तभी चलेगा, ये आपको पता तभी चलेगा जब आप ये 20 वेज सारे के सारे लिख लें। जब आप ये 20 वेज की पूरी लिस्ट बना लेंगे तो आप देखोगे कि हर ग्रुप उसमें 2 बार आ रहा है, यानी कि 1-2 का ग्रुप भी 2 बार आ रहा है, फिर 1-3 का ग्रुप भी 2 बार आ रहा है, यानी कि पहले 1-3 आया, फिर 3-1 आया, फिर 1-4 आया, फिर 4-1 आया, फिर 1-5 आया, फिर 5-1 आया, फिर 2-3 आया, फिर 3-2 आया। तो हर ग्रुप 2 बार आ रहा होगा, और वो जो है 2-2 के ग्रुप्स और उनका 2-2 बार आना, ये असल में 2 के ग्रुप की 2 फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी वजह से आप हर ग्रुप की वो 2 फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म करने के लिए पूरे आंसर को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। सही है। अगर यहीं पे आपने 3-3 के ग्रुप्स फाइंड करने होते, 3-3 के ग्रुप्स, तो फिर हर आंसर आपका 6 बार रिपीट होता। अगर आप 3-3 के ग्रुप्स फाइंड कर रहे हो और डिनोमिनेटर से नहीं डिवाइड कर रहे हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हर ग्रुप आपका 6-6 बार रिपीट हो रहा होता, और आपको पता चलता कि 3-3 के ग्रुप्स की रेपिटेशन ख़त्म करने के लिए 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर हर ग्रुप एक बार रह जाएगा आंसर में। समझ रहे हैं इस बात को? सर जी, हाँ जी बोलो। जी जी। सर ये पी बराबर जो 20 आ गई इसकी समझ तो आ गई, जो फार्मूला यूज हुआ है, लेकिन सर जी जो हाँ जी जी बराबर 10 आया इसकी समझ नहीं आई, 10 कैसे आ गई? 10 तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था ना, 10 अभी तो नहीं किया। 10 जो है चलो जब आप पहले ये पी, पहले की बात कर रहा हाँ हूँ ना। अच्छा पहले की बात करें, ओके, फिर मैं बाकी रेस कर दूँ पहले, फिर बताता हूँ। 10 जो है वो इस तरह आया है कि आपने पहले 5 लोगों में से 2 लोगों के ग्रुप्स फाइंड करने थे, तो आपने पहले जो है वो पहली पोजीशन को 5 वेज से फिल किया, दूसरी को 4 वेज से फिल किया, और डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल से, तो यहाँ से आपके पास 10 आया था। ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ ना, ये वाला, ये राइट साइड वाला फार्मूला,
ठीक है, कर सकते हो अप्लाई ये वाला। ओके सर, ओके, क्लियर। ओके सही हो गया। अच्छा, अभी जो मैं बात कर रहा था, अब ये चीज़ आप मुझे ये बताओ, असाइनमेंट 3 जो है वो, उसमें कितने क्वेश्चन थे आप लोगों के? वो कंप्लीट होगी थी कि वो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा था? सर आपने सर कहा आपने था मैं शेयर 2 सर अभी असाइनमेंट तक दिए शुरू थे। हुई है। शेयर नहीं की। असाइनमेंट 3 अभी तक शुरू नहीं हुई कि मैंने नहीं हुई। नो सर, सर आपने कहा था कि मैं क्वेश्चन लिख के तो आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आपने क्वेश्चन सेंड नहीं किए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो किस एक्सरसाइज में से थे? सर प्रीवियस वाला ही था, परमुटेशन वाले अच्छा, टॉपिक काउंटिंग से। और सर काउंटिंग वाली? चैप्टर 1 के थे, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है ना प्रॉब्लम्स, उनमें से आपने कहा था परमुटेशन वाले दूंगा क्वेश्चन। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक हो गया, सही हो गया। मतलब वो असाइनमेंट 3 जो है वो असल में काउंटिंग प्रिंसिपल और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन हैं जो भी चल रही हैं एग्जांपल्स, इस तरह के थे वो। अच्छा चलें, ठीक हो गया, मुझे समझ आ गया, मैं शेयर कर दूँगा। तो असाइनमेंट 3 के जो क्वेश्चंस हैं जो मैं शेयर करने वाला हूँ, उसमें फिर ये क्वेश्चन आप एक ऐड कर लो। और क्वेश्चन ये है कि आपके पास n जो है वो 6 है, r जो है वो 3 है, ठीक है? अगर आपके पास 6 पर्सन्स हों, अब ये n को 6 कर दिया मैंने, ठीक है? इसको ऑपरेट कर लेना। अगर n 6 हो और आपने 6 में ऑब्जेक्ट्स में से या 6 पर्सन्स में से 3-3 लोगों की कम्युनिटीज़ फाइंड करनी हो, ठीक है? तो फिर पहला काम आपने ये करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस फार्मूला जो मैंने अभी करके दिखाया वही काम करना है। सिर्फ आपने इस फार्मूला का न्यूमरेटर अप्लाई करना है और उसका आंसर बताना है, और कोरिस्पॉन्डिंग लिस्ट जो है वो मुझे देनी है कि ये लिस्ट है। फिर उसमें से नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस हाईलाइट करनी है। पहले नंबर पे आपने न्यूमरेटर अप्लाई किया, न्यूमरेटर वाला फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने उसका आंसर देने के बाद सेकंड नंबर पे ये करना है कि उसमें जो जो ग्रुप्स रिपीट हुए हैं उनके रेपिटेशंस बतानी है, और फिर तीसरे नंबर पे आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करके डिवाइड करके अपने आंसर को और विदाउट रेपिटेशन अपना जवाब बताना है। तो ये 3 काम आपने करके दिखाने हैं n6 के लिए और r3 के लिए। कर सकते हैं कि नहीं? सर थोड़ा रिपीट n कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर आपके पास n की वैल्यू 6 हो, आपके पास 6 पर्सन्स हों और r की t हो, यानी कि 6 पर्सन्स में से आपने 3 पर्सन चूज़ करने हों, ठीक है? अब आगे कंडीशन है, अब आपने वो 3 पर्सन जो चूज़ करने हैं उसके लिए सबसे पहले आपने सिर्फ उन 3 पर्सन्स की परम्यूटेशंस फाइंड करनी है, जिसका जवाब है ये वाला न्यूमरेटर, यानी कि n-1 इंटू n-2। सही है? तो ये आपने न्यूमरेटर अप्लाई करके 3 लोगों की परम्यूटेशंस फाइंड करनी है आंसर 1 में। फिर वो जो नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस आएगा जवाब, वो परम्यूटेशंस लिस्ट करके दिखानी है कि ये कौन-कौन सी परम्यूटेशंस हैं, ठीक है? जैसे आपने अभी बताया कि 2-2 के ग्रुप्स कौन से हैं, P1 P2 का ग्रुप है, P1 P3 का ग्रुप है, P1 P5 का ग्रुप है, पर्सन 1 पर्सन 5। तो ये 2-2 के ग्रुप आपने भी मुझे बना के दिखाए हैं। तो इसी तरह आपने 3-3 के परम्यूटेशंस कौन सी आ रही हैं वो मुझे पहले नंबर पे बतानी है। फिर आपने उसमें कौन-कौन सी कितनी-कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि P1 P2 के जो ग्रुप है वो 2 बार रिपीट होगा जब आप सिर्फ न्यूमरेटर का आंसर बताएंगे। P1 P3 का जो ग्रुप है वो भी 2 बार रिपीट होगा। P4 P5 है वो भी 2 बार रिपीट होगा। हर ग्रुप 2 बार रिपीट होगा, ठीक है? मैंने आपको n5 और r2 के केस में बताया था अभी। तो इसी तरह आपने अब देखना है कि अगर ये n6 और r3 है तो फिर अब जो हर परम्यूटेशन आ रही है वो कितनी-कितनी बार रिपीट हो रही है, ये आपने आंसर 2 में बताना है। फिर आंसर 3 में आपने उस नंबर से डिवाइड, आपने जब आप सारी लिस्ट बना लोगे ना 1 वाली, 1 में जो आंसर आया उसके कोरिस्पॉन्डिंग सारी लिस्ट बना लोगे जब कि ये कितनी अरेंजमेंट्स हैं, ये वाली अरेंजमेंट है, तो उसमें सिर्फ काउंट करना है कि हर अरेंजमेंट कितनी-कितनी बार आ रही है एज ए ग्रुप। तो वो हाईलाइट कर लोगे तो उस नंबर से डिवाइड करोगे आंसर को, तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास, यानी कि इस फॉर्म का कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला, ठीक है? तो फिर आपने बताना है कि इतने ग्रुप्स रह गए आप। तो ये 3 काम आपने करके दिखाने हैं
N6 के लिए और R3 के लिए। इससे ये होगा कि आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक्चुअल डिफरेंस जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि परम्यूटेशन के आंसर को R फैक्टोरियल से डिवाइड करने पे कॉम्बिनेशन का आंसर क्यों बन जाता है। ठीक है, दोनों आंसर कंपेयर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। सही समझ आ रही सर है बात इसमें की? डिफरेंस तो इतना ही है कि परमोटेशन में जो रेपिटेशन है वो अलाउ नहीं होती और इसमें परम्यूटेशन रेपिटेशन अलाउ है। कॉम्बिनेशन में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती, परम्यूटेशन में होती है, इसमें क्योंकि अलाउ है परम्यूटेशन, हाँ परम्यूटेशन में जी। क्योंकि पोजीशन चेंज करने अगर पे हम उसमें चीज लिखा हुआ है कि 1 2 3 और 2 3 1 तो एक ये अलग सही है। परमोटेशन है, तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन में ये चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही समराइज कर दिया आंसर को कि 1 2 3 और 3 2 1 ये कॉम्बिनेशन वाइज डिफरेंट हैं लेकिन कॉम्बिनेशन वाइज ये सेम बातें। तो आपने अभी जब आप फर्स्ट आंसर कैलकुलेट करोगे कॉम्बिनेशंस का 6 लोगों में से 3 लोगों के कॉम्बिनेशंस का, तो उसमें उनकी सारी अरेंजमेंट्स आएंगी जिसमें रेपिटेशन होगी। आपने हर ग्रुप की नंबर ऑफ रेपिटेशन फाइंड करके आंसर देना है 2 का आंसर, और थर्ड जो थिंग मैंने पूछी है उसका आंसर आपने बताना है जब आप उस रेपिटेशन से डिवाइड कर दोगे आंसर को, और एक्चुअल कम्बिनेशन का आंसर आपको मिल जाएगा। समझ आ गई ये बात? तो ग्रुप बनाने की जरूरत है, मतलब कि रेपिटेशन लिखनी है, हाँ परमोटेशन। रेपिटेशन आपने जब फर्स्ट आंसर में सारी कम्बिनेशन लिखोगे तो उसमें सिर्फ आप हाईलाइट कर देना कि ये रेपिटेशन है। हर ग्रुप की रेपिटेशन, एक ग्रुप की रेपिटेशन सिर्फ हाईलाइट कर देना और बाकी सिर्फ स्टेटमेंट में लिख देना कि हर ग्रुप जो है वो इतनी बार रिपीट हो रहा है। फिर आप उस नंबर से डिवाइड कर देना, आपको 3 का भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने 3 बातें पूछी हैं क्वेश्चन। हाँ जी। इसमें जैसे कि सर अब देखिए ना कि अगर 6 वेरिएबल्स हैं और 3 प्लेसेस हैं, ठीक हाँ है, जी। जहाँ पे हमने ये कॉम्बिनेशन हमने देखना है और सबसे पहले तो इनकी परमुटेशन है, तो इसमें क्या होगा कि 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। इन्हीं हर एक का फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, जस्ट 6 इंटू 5 इंटू 4 है। यार अगर परमुटेशन में जाएंगे ना, अगर परमुटेशन फाइंड करें फिर तो फैक्टोरियल होगा। नहीं नहीं नहीं, परम्यूटेशन फाइंड करें आप, जो पीछे परम्यूटेशन फाइंड करते रहे हैं तो वो इसी तरह करते रहे। फर्स्ट पोजीशन पे नंबर ऑफ वेज, सेकंड पोजीशन पे नंबर ऑफ वेज, फैक्टोरियल तो आप नहीं लगाते थे। ठीक है, फैक्टोरियल कब लगाया आपने? आपने तो जस्ट कहा है कि अगर 20 लोगों को अरेंज करना है ऑल पॉसिबल वेज में तो उसका जवाब 20 फैक्टोरियल है, और वो भी इसी वजह से क्योंकि उसकी प्लेसेस होंगी 20 इंटू 19 इंटू 18। अलग अलग फैक्टोरियल थोड़ी लगाते हैं। समझ आ रही है बात की? तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है आंसर बॉक्स के अंदर, ये देखें, ये ऊपर जो है ये जो आंसर मैंने हाईलाइट किया है ये 6 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशंस का आंसर है। नहीं ये फ़िलहाल तो 20 के हिसाब से लिखा हुआ है ना ये। तो अगर मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 6 5 4 करता हूँ, होता। 6/4 जो है असल में वो 6 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के वेज हैं, यानी कि 6 में से 3 की परम्यूटेशंस हैं ये। और आप इन परम्यूटेशन को लिस्ट करोगे कि भाई ये 6% अगर P1 से P6 हों तो इसका जो आंसर आने वाला है वो तो बड़ा आंसर होगा, लेकिन आपने पैटर्न उसका इस्टेब्लिश कर लेना है परम्यूटेशन लिस्ट करके 10-20 के पता चल जाए कि आपको पता लग गया है, पता चल गया आपको कि परम्यूटेशंस कितनी आने वाली हैं और कैसे ये वेज चेंज हो रहे हैं। फिर आपने उसमें से किसी एक परम्यूटेशन की सारी रेपिटेशन बता देनी है कि इसमें हर परम्यूटेशन जो है वो 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार रिपीट हो रही है। वो रेपिटेशन हाईलाइट करनी है, फिर उस नंबर से डिवाइड कर देना है आंसर को, और आपका आखिर में कॉम्बिनेशन का आंसर मिल जाएगा जो कि इस फॉर्मूले से आ रहा होगा। 3 चीज़ें जो मैंने कहा है वो आपने लिखनी है। ठीक है, ठीक कर लेंगे? ओके गुड। हमारा आपको क्वेश्चन सही समझ आ गया मेरा? जी सर। वेरी गुड। ओके, असल में मैंने RN5 और R2 के लिए एग्जैक्ट आंसर दे दिया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले इसी बात का। आपने जैसे उसको N6 और R3 पे अप्लाई करना है। अच्छा ओके, ये तो ये क्वेश्चन एक हो गया। ठीक है, फिर मैं आपको बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल प्रीवियस सेक्शन और जो परम्यूटेशंस का है प्रीवियस सेक्शन और करंट जो है कॉम्बिनेशन का, असल में इन सब के जो हैं, क्योंकि आप ये देखो अभी जो ये चीज़ें मल्टीप्लाई कर रहे हो ये बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल ही अप्लाई कर रहे हो ना। फिर परम्यूटेशंस आपने डिराइव की, फिर परम्यूटेशंस को एक नंबर से डिवाइड करके आप कॉम्बिनेशंस डिराइव कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्ड हो रही हैं और इनके क्वेश्चंस भी सिमिलर ही हैं। आपको क्वेश्चन का सिनेरियो देख के जज करना है कि आपको यहाँ पे परम्यूटेशंस चाहिए, अरेंजमेंट्स चाहिए, कॉम्बिनेशंस चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से देखना है आपने।
चलें जी नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, ताकि एग्जांपल ज़्यादा इसमें है, अच्छी बात है इस बुक की। एग्जांपल बहुत सारी हैं ताकि अलग अलग सिनेरियो की एग्जांपल्स आपके पास हों तो आप सारी चीज़ें सही सही काउंट कर लो। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टेप फर्दर कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा दिया उसने, ठीक है। अब आपके पास क्या हो रहा है, अब आपके पास है 5 वुमेन एंड 7 मैन। और आपके पास 5 वुमेन हैं और 7 मैन हैं, तो ये आपके पास एक टोटल ग्रुप हो गया 12 पर्सनस का, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ 2 वुमेन एंड 3 मैन कैन बी फॉर्म्ड। आपको किस तरह की कमेटीज़ चाहिए इस ग्रुप में से या इस क्लास में से? आपको चाहिए 2 वुमेन और 3 मैन की कमेटीज़ चाहिए आपको। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। यानी कि आपके पास टोटल 5 लोगों की कमेटीज़ बनने वाली हैं, ठीक है। यानी कि समझ लो कि ये 5 बॉक्सेस आपने फिल करने हैं, 5 लोगों की कमेटीज़ चाहिए। उसमें से जो पहली 2 हैं, पहली 2, और अब ये देखो अरेंजमेंट अब आपको नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ स्केच अरेंजमेंट के तौर पे बना रहा हूँ। ये आपके पास जो है ये 2 वुमेन है, W1 W2 कह सकते हो इसको, मैं भी लिखना मुश्किल है तो मैंने जस्ट W से पूरे ग्रुप को बता दिया। फिर सेकंड जो है वो मैन का ग्रुप है, तो उसको आप M1 M2 M3 कह सकते हो कि ये 3 मैन है, ठीक है। तो ये असल में 5 का ग्रुप है जो आपने चूज़ करना है 12 के ग्रुप में से, यानी कि 5 वुमेन और 7 मैन में से आपने 2 वुमेन और 3 मैन चूज़ करने। पहले तो इसका आंसर देना है, फिर दूसरे नंबर पे आंसर जो है वो देना है कि व्हाट इफ़ 2 ऑफ द मैन आर फीडिंग एंड रिफ्यूज़ टू सर्व इन द कमेटी टुगेदर। अब ये कंडीशन लगा दिया उसने। अब वो कहता है कि भई आप जो नंबर ऑफ़ कमेटीज़ फाइंड करके मुझे दे रहे हो वो तो जनरल कमेटीज़ हैं, कोई से भी 2 लोग 3 लोग आपने चूज़ कर लिए हैं, कमेटी बना दी है। अब अगर तो 7 मैन जो अवेलेबल हैं, उन 7 मैन में से 2 मैन ऐसे हों जिनका आपस में कोई प्रॉब्लम है और वो इकट्ठे किसी कमेटी में काम नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ कमिटीज़ उन दोनों की अपनी प्रॉब्लम को भी सामने रखते हुए कि आप वो कमिटीज़ ना बनाएं जिनमें वो दोनों इकट्ठे आते हैं। तो अब कमिटीज़ कुछ कम हो जाएंगी, और वो कम आपने कैसे करना है, या वो टोटल कमिटीज़ में से उन कमिटीज़ को कैसे माइनस करना है जिसमें वो दोनों इकट्ठे हैं, ताकि कमिटीज़ जो आप बना के दो उन कमिटीज़ में वो दोनों इकट्ठे ना हो। 2 क्वेश्चन उसने पूछे हैं। पहले 5 वुमेन और 7 मैन में से 2 वुमेन और 3 मैन पे मुश्तमिल ऑल पॉसिबल कमिटीज़, और दूसरे नंबर पे अगर 2 लोग आपस में 2 मैन आपस में उनकी कोई लड़ाई है और आपने उन दोनों को इकट्ठे कमेटी में नहीं रखना, तो फिर कितनी कमेटीज़ बनेंगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, समझ आ गई? कोई पहली बात क्वेश्चन समझ आ गया क्या करना है? यस सर। यस सर, आ गई। पार्ट 1, पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जब आपने 5, अब टोटल जो आपके पास ग्रुप है, पॉपुलेशन है जो टोटल, उसमें आपने देख लिया है कि 5 वुमेन हैं और 7 मैन हैं। तो जब आप 2 वुमेन और 3 मैन चूज़ करोगे तो ऑब्वियसली 2 वुमेन जो हैं वो 5 वुमेन में से चूज़ करोगे और 3 मैन जो हैं वो 7 मैन में से चूज़ करोगे। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जब भी 2 वुमेन आपने चूज़ करनी है, जो आपको ग्रुप अपना बनाना है कमेटी, तो वो जो 2 वुमेन आप चूज़ करोगे वो जो अवेलेबल 5 वुमेन है उसी में से चूज़ करोगे ना, ठीक है। तो कितने वेज़ होंगे 5 वुमेन में से 2 वुमेन चूज़ करने के, बताएं। 5 वुमेन 5 to 4 डिवाइड कर दोबारा बोलिएगा। सर 2 पॉसिबल है ना, 2 पॉसिबल प्लेसेस हैं, तो हाँ पहले की जी, चॉइस 5 होगी, दूसरी की चॉइस 4 होगी। और फिर आप उसको रेपिटेशन से डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल की, तो यस कितना आंसर आ जाएगा? सर 10। 10 आएगा, और 10 का आंसर असल में 5C2 से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर में सी का बटन होता है कॉम्बिनेशन का, है ना, यूज़ किया कभी कैलकुलेटर में पी फैक्टर परम्यूटेशन के लिए, और सी जो है वो कॉम्बिनेशन के लिए उसका बटन होता है स्पेशल। तो आप सी के ज़रिए 5C2 के ज़रिए डायरेक्ट 10 जवाब निकाल सकते हो। तो इसका जवाब 10 ही है, जो यहाँ पे 5C2 लिखा हुआ है ना, ये 5 ब्रैकेट 2 लिखा हुआ है, ये असल में 5C2 ही है, और इसका जवाब 10 आएगा जो आप बता रहे हैं उसी तरह। समझ आ रही है बात? नोटेशन समझ आ रही है? नोटेशन समझ आ रही है? ये वही नोटेशन है जो आप यूज़ कर रहे हैं। हेलो, जी सर। ओके। तो फिर से 5 वुमेन और 7 मैन टोटल आपके पास हैं, उसमें से 2 वुमेन
की कमेटी बनानी है, 3 मेन, यानी कि 2 वुमेन और 3 मेन की इकट्ठी एक कमेटी बनानी है। तो 2 वुमेन ऑब्वियसली 5 वुमेन में से चूज़ करनी होंगी, तो क्योंकि वो 2 वुमेन का ग्रुप चूज़ कर रहे हो 5 वुमेन में से, तो इसलिए 5C2 करोगे, 5P2 नहीं करोगे। तो आपने 5C2 के ज़रिए टोटल 5 वुमेन में से 2 वुमेन चूज़ करने के ग्रुप्स फाइंड कर लिए। फिर जो 3 मेन चूज़ करने हैं वो आपने 7 मेन में से करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जवाब होगा 7C3, क्योंकि 7C3 इज़ द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 फ्रॉम 5, चूजन फ्रॉम 5, चूजन फ्रॉम 7, ठीक है। तो 7 मेन में से 3 मेन चूज़ करने के वेज आगे 7C3। ये 2 अलग अलग काउंट कर लिया अब आपने। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल आप क्या कहता है कि जब आप वुमेन चूज़ करोगे तो उसकी ऑप्शन आपके मेन की ऑप्शन पे इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही ना, क्योंकि आप कोई भी वुमेन चूज़ कर लोगे 3 में से, 5 में से, तो जो 7 मेन की चॉइसेस हैं उसमें से 3 मेन की चॉइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा वुमेन चूज़ करने का। और इसी तरह मेन को चूज़ करोगे तो उसका वुमेन की चॉइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि 5 में से 2 वुमेन चूज़ करना और 7 में से 3 मेन चूज़ करना एक दूसरे की ऑप्शंस को लिमिट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। और अगर 5% की कमेटी चाहिए तो ये 2 वुमेन चूज़ किए हैं 5C2 में, और जो 3 मेन चूज़ किए हैं 7C3 में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल 5 लोगों की कमेटी आ जाएगी, जिसमें 2 मेन होंगे और 3 वुमेन होंगी। समझ आ रही है बात, ये कैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यस समझ सर, आई है? बिकॉज कि ये डिफरेंट है तो हाँ, जिसमें आपने शर्ट्स और पैंट्स वाली एग्जांपल की थी ना, कि आपने शर्ट जी। अलग चूज़ कर, पैंट्स अलग चूज़ कर ली और उनके वेज को मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटफिट्स टोटल आ गई। तो इसी तरह अगर आपको 5 लोगों की कमेटी चाहिए, 2 वुमेन और 3 मेन की, तो 2 वुमेन की कमेटी अलग फाइंड कर ली, 3 मेन की कमेटीज़ अलग फाइंड कर ली, और क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास टोटल 5 लोगों की कमेटी बन गई है। समझ आ रही है? जो मेरा लेफ्ट जी वाला सर। टी है, वेरी गुड। तो अभी आपने जो फाइंड किया है वो ये किया है कि 2 मेन और 2 वुमेन के नंबर ऑफ वेज यहाँ पे काउंट किए, 3 मेन के वेज यहाँ पे काउंट किए, और इन दोनों को मिला के टोटल 5 लोगों की कमेटी बना लिया आपने। ठीक हो गया? क्योंकि इन दोनों की चॉइसेस एक दूसरे को लिमिट नहीं कर रही कि मेन चूज़ करो तो वुमेन आपने अलग ही चूज़ करनी थी बाद में, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेज को। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 350 जवाब आ गया। सो 350 इज़ द टोटल नंबर ऑफ कमेटीज़ जिनमें 2 वुमेन चूज़ किए हैं और 3 मेन चूज़ किए हैं। सही हो गया? आंसर इंटरप्रेट कर सकते हो ना कि ये 350 कमेटीज़ किस तरह की होंगी। अब फिर वही बात कि अगर मैं आपसे कह दूँ कि 5 वुमेन जो हैं ये असल में W1 से W5 तक की थी वुमेन, इनके लेवल थे। 7 मेन जो हैं वो M1 से लेके M7 इनके नाम रखता हूँ मैं। तो आपसे कहूँ कि मुझे लिस्ट बना के दो कि ये 350 कौन सी कमेटीज़ आपने बनाई हैं, तो आप 2-2 वुमेन के ग्रुप्स अलग बना लेना और 3-3 मेन के ग्रुप्स अलग बना लेना और उनको इकट्ठा रखते जाना 2 वुमेन के ग्रुप के साथ 3 मेन का ग्रुप, तो आपको टोटल 350 ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है? लेकिन अगर इतनी बड़ी एग्जाम्पल आप नहीं वर्कआउट कर सकते 350 के हिसाब से, तो आप यहाँ पे बेशक 5 के बजाय जो है वो 2 वुमेन कर लेना और 7 मेन के बजाय 3 मेन कर लेना, तो छोटा आंसर आएगा, ताकि आप उस पूरी की पूरी लिस्ट को खुद बना के देख भी लो कि वाकई जो ये जवाब आया है, जो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इससे जो नंबर ऑफ़ वेज आए हैं वो वाकई जो है इतनी कमेटीज़ बन रही हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपका क्योंकि स्टार्ट है यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में, तो इसलिए अगर आप ये अपने आंसर्स जो हैं, इन आंसर्स के करस्पॉन्डिंग वो लिस्ट जो बन रही होती है, जो ग्रुप्स बन रहे होते हैं, अगर उनको भी वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि वो पूरी लिस्ट बना के दो, ये सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप करस्पॉन्डिंग लिस्ट भी बना के वेरीफाई भी कर लो आंसर को कि भाई इतने ही ग्रुप्स बन रहे होते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको इन आंसर्स पे यकीन आ जाएगा एक किस्म का कि ये आंसर्स जो हैं ये वाकई इस तरीके से वर्क करते हैं। तो किस चीज़ को डिवाइड करने से कौन सी रेपिटेशन ख़त्म होती है, अगर आप उसकी लिस्ट नहीं बना सकते तो आपको समझ नहीं आएगी कि असल में वो कौन सी रेपिटेशन थी जो आपने इस नंबर को इस चीज़ से डिवाइड करके ख़त्म किया। समझ आ रही है बात की? तो इसलिए ये 350 वाला काम तो लंबा है कि आप इसकी लिस्ट खुद वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की ये एग्जांपल करने के बाद आप खुद इस क्वेश्चन में अपने नंबर्स को छोटा करके एक आंसर निकालना इसी तरह का, और उस आंसर की कोरस्पॉन्डिंग लिस्ट वेरीफाई कर लेना बना के। ठीक है? ये आपके लिए बेहतर होगा।
अच्छा चलें, 350 पे तो आपको समझ आ गई ना कि ये आंसर कैसे निकाला है। 2 वुमेन्स का ग्रुप अलग बना लिया, 3 मेन का ग्रुप अलग बना लिया और उनको मल्टीप्लाई करके टोटल आपने कमिटीज़ बना ली जिसमें 2 मेन होते हैं और 2 वुमेन होती हैं, 3 मेन होते हैं। यहाँ तक हो गया? सही है? यस सर, ये ओके। अच्छा अब आप सेकंड पार्ट पे आ जाइए कि सेकंड पार्ट में आपने क्या करना था। सेकंड पार्ट में आपने असल में जो 2 मेन थे 7 में से, उनमें से जो 2 मेन हैं असल में वो आपस में उनकी कोई लड़ाई है, वो इकट्ठे कमेटी में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि उन जो कमेटीज़ फाइंड की हैं आपने प्रीवियस 350 कमेटीज़ फाइंड की हैं, उन 350 कमेटीज़ में आपने ये देखना है कि असल में इसमें वो 2 लोग इकट्ठे भी होंगे कई कमेटीज़ में। अगर आप लिस्ट बनाना तो आपको नज़र भी आ जाएगा कि कई कमेटीज़ में वो 2 लोग अगर आप फिक्स कर लो कि जो लड़ाई जिनकी हुई है वो है पर्सन 6 और पर्सन 7 मैन है ना टोटल। तो M6 और M7 अगर वो 2 मैन हों तो आप देखना कि बहुत सारी कमेटीज़ होंगी जिसमें M6 और M7 इकट्ठे बैठे होंगे। अब वो कमेटीज़ आपने नहीं काउंट करनी और जनरल आंसर देना। तो वो कैसे होगा? कई तरीक़ों से हो सकता है। यहाँ पे इसने कौन सा तरीका फ़ॉलो किया है? नाउ सपोज दैट 2 ऑफ द मैन रिफ्यूज़ टू वर्क टुगेदर। ये वो 2 मैन हैं जिन्होंने नहीं इकट्ठे काम करना। तो बिकॉज़ अ टोटल ऑफ these committees out of these groups contain both of the feuding men। अब ये उसने क्या किया है, वो नंबर ऑफ़ कमेटीज़ फाइंड कर ली हैं जिसमें वो दोनों होते हैं इकट्ठे साथ, ठीक है। अब ये कैसे इस कमेटी में दोनों इकट्ठे हैं? देखो 7 मैन में से आपने 3 मैन चूज़ करने थे। तो अगर मैं 7C3 करता हूँ तो ऑल पॉसिबल कमेटीज़ आ जाती हैं 7 मैन में से 3 मैन पर मुश्तमिल। तो वो तो हो गई 35 टोटल कमेटीज़ हैं 3 मैन की, और इसमें आर्बिट्ररी है ये 3। तो वो 3 मैन जो इकट्ठे हैं उसमें वो जिनकी लड़ाई है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। 7 मैन में से 3 मैन की कमेटीज़ 35 हैं, ये अनकंडीशनल है, ऑल पॉसिबल वेज। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये वो कमेटीज़ हैं जिसमें वो दोनों इकट्ठे हैं। कैसे निकाली हैं? 7 मैन में से 2 मैन अलहदा कर दिए जिनकी लड़ाई हुई है और बाकी 5 मैन अलहदा कर दिए, ठीक है। 7 मैन में से आपने जो न्यूमरेटर दोनों के न्यूमरेटर तो नहीं कह सकते, इनके जो कॉम्बिनेशन का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है n वाला उसको देखो। तो जो 7 मैन टोटल थे उनमें से 2 मैन अलग कर दिए जिनकी लड़ाई हुई है और 5 मैन अलग कर दिए जो कि न्यूट्रल हैं। अगर उन 2 मैन में से अब देखो 7 में से 3 मैन चूज़ करने थे, तो अब उन 3 मैन में से अगर मैं 2 मैन उन्हीं 2 मैन में से चूज़ कर लूँ जिनकी लड़ाई हुई है तो इसका मतलब है कमेटी में वो दोनों के दोनों शामिल हो गए। और फिर तीसरा मैन जो है वो मैं न्यूट्रल 5 लोगों में से शामिल कर दूँ और इन दोनों वेज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वो नंबर ऑफ़ कमेटीज़ आएंगी जिसमें वो दोनों जिनकी लड़ाई हुई है वो दोनों इकट्ठे उस कमेटी में होंगे। इस बात की समझ आ रही है कि नहीं कि ये 5 क्या चीज़ है? सर ने एक दफा जी समझा सर, दे समझ जरा। आ रही। गुड, चलें ठीक। कुछ लोगों को आ रही है समझ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। असल में 2 चीज़ें आपने कहा कि 7 मैन जो हैं उनमें से 2 मैन ऐसे हैं जिनकी आपस में लड़ाई है और वो इकट्ठे कमेटी में काम नहीं करेंगे। और जो 7C3 से आपने आंसर निकाला था प्रीवियस, उसमें वो 2 लोग कई कमेटीज़ में इकट्ठे थे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 7 लोगों में से 7 मैन में से 3 मैन चूज़ करने हैं, ये स्टार्ट से हम कह रहे हैं, तो अगर और इसका मतलब है कि आंसर का इफ़ेक्ट इसी पे चेक करना है। तो अब देखो 7 मैन में से 3 मैन अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ विदाउट एनी कंडीशन तो वो तो होगा 7C3 जिसका जवाब 35 आता है, आप खुद वेरीफाई कर लेना। तो ये तो है 7 मैन में से 3 मैन की कमेटीज़ फाइंड करना जब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को किसी से, जनरल आपने काउंट करना है। और दूसरा केस क्या है, जब आपके 2 पर्सन 7 मैन में से उनकी आपस में लड़ाई है, तो आपने क्या किया, 7 जो आपका जो 7 का ब्रेकअप है 7 मैन का, उसको आपने 2 + 5 में डिवाइड कर लिया। 7 मैन में से 2 मैन अलग कर लिए और 5 मैन आपने अलग कर लिए, ठीक है। ये हो गया 7 मैन टोटल। और अब आप क्या करोगे, उन 2 मैन जिनकी लड़ाई हुई है उन दोनों को चूज़ कर लोगे और जो 5 न्यूट्रल बचते हैं उनमें से एक को चूज़ कर लोगे। तो ये आपके पास 3 मैन की कमेटीज़ आ जाएंगी जिसमें वो दोनों मैन शामिल हैं जिनकी आपस में लड़ाई हुई है। समझ आ रही है? ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ,
ये असल में जो दो लोग हैं जिनकी लड़ाई हुई हुई है उन दोनों में से दोनों चूज़ कर लिए हैं, और जो 5 लोग न्यूट्रल हैं उनमें से एक चूज़ किया है। तो इन दोनों वेज़ को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 5, जिसका मतलब है देयर आर 5 कमिटीज़ जिनमें वो दोनों लोग इकट्ठे शामिल हैं जिनकी लड़ाई हुई हुई है। ये 5 ना कमिटीज़ आपने क्यों फाइंड की हैं? ताकि टोटल 35 में से वो 5 कमिटीज़ माइनस कर दी जाएँ, तो बाकी कमिटीज़ में वो दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। ओके गुड, ठीक हो गया। तो आपने पहले टोटल 35 कमिटीज़ फाइंड की कि 7 मैन और के 7 मैन में से 3 मैन को चूज़ करने के 35 वेज़ हैं, तो ये 35 जनरल वेज़ आ गए। फिर आपने कहा कि 2 जिनकी लड़ाई हुई है वो कितनी कमिटीज़ में इकट्ठे आते हैं? आपने कहा 5 कमिटीज़ में वो इकट्ठे आते हैं। तो आपने 35 में से वो 5 कमिटीज़ माइनस कर दी जिसमें वो इकट्ठे आते हैं, तो टोटल 30 ग्रुप्स रह गए जिसमें वो दोनों मैन इकट्ठे नहीं हैं। ठीक है, सो 30 ग्रुप्स दैट डू नॉट कंटेन बोथ ऑफ द फ्यूडिंग मैन। ठीक हो गया। और वुमेन की चॉइस पे तो फ़र्क नहीं पड़ा ना, 2 मैन हैं जिनकी लड़ाई है, उन्होंने इकट्ठे कमेटी में काम नहीं करना, तो वुमेन तो अभी भी फ्रीली चूज़ कर सकते हो आप, उनकी तो कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो तो आपने 5 वुमेन अलग थी जिनमें से वुमेन चूज़ करनी है। तो इस वजह से वुमेन के वेज अभी भी 5C2 ही हैं, यानी कि 10 जो कि पहले थे यहाँ पे। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए टोटल कमेटीज़ फाइंड करने के लिए 5 लोगों के, जिसमें 2 मैन हो, 2 वुमेन हो, 3 मैन हो? हाँ जी, अब क्या आंसर होना चाहिए हमारा सेकंड पार्ट का? वो जो टोटल वुमेन्स थे वो वाली, और वो जो जिसमें से वो 2 मैन से माइनस किए हुए थे वो वाली टोटल उनकी। हाँ बिल्कुल, इनको सर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल आंसर सही। ठीक है। हाँ जी जी, बिल्कुल सही। यानी कि ये आंसर 35 कमिट बिल्कुल सही, 30 ग्रुप्स थे मैन के जिनमें वो दोनों जिनकी लड़ाई है वो इकट्ठे नहीं थे, तो उस 30 वाले न्यू आंसर को वुमेन वाले ग्रुप्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 300 जवाब आ गया। पहले जो था वुमेन का पहले भी 10 नहीं था ग्रुप्स, नंबर ऑफ वेज वुमेन के पहले भी 10 नहीं थे, लेकिन मेन के 35 थे, तो 35 इंटू 10 350 जवाब आया था। अब आपने क्या किया, वुमेन के ग्रुप अभी भी 10 ही है, लेकिन मेन के ग्रुप अब 35 से कम होकर 30 रह गए हैं, क्योंकि उसमें से 5 ग्रुप ऐसे थे जिसमें वो दोनों मैन इकट्ठे आ रहे थे जो कि नहीं आने चाहिए इकट्ठे, तो इसलिए आपने वो 5 ग्रुप फाइंड करके माइनस कर दिए और 30 ग्रुप रह गए हैं। अब 30 इंटू 10 300 आपका पॉसिबल कमिटीज़ हैं टोटल, जिनमें वो दोनों बंदे इकट्ठे नहीं हैं। समझ आ रही है बात की? तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस पे कंडीशंस लगा के उनको सॉल्व कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ वेज काउंट कर सकते हैं ग्रुप्स फाइंड करने के। देखो यहाँ अब आप सारे कॉम्बिनेशंस यूज़ कर रहे हैं, जो ये ब्रैकेट्स जिसकी नोटेशन है, आप यहाँ पे परमुटेशंस अब कंसिडर नहीं कर रहे, अरेंजमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ आ रही है? क्वेश्चन आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा जी, वेरी गुड। ये साथ मेरे प्रीवियस नोट्स भी आते जा रहे हैं। अच्छा, अब जो लास्ट एग्जांपल आपने कर ली है, इस एग्जांपल को देखते हुए आप ये जनरल एग्जांपल जहाँ से चैप्टर शुरू किया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये भी आप लोग हैंडल कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको जनरल हैंडल करने के बजाय पहले किसी एग्जांपल के लिए हैंडल कर लो, ठीक है? अच्छा चलो, मैं आपको ना जब क्वेश्चन भेजता हूँ असाइनमेंट के, तो उसमें मैं यूँ करूँगा कि आपको इसका एन और एम की वैल्यूज़ फिक्स करके, चलो आप अभी भी कर सकते हो। अच्छा चलो अभी करो क्वेश्चन नंबर 4C में आपने क्या करना है, कंसिडर अ सेट ऑफ n एंटीनाज, और n एंटीनाज में आप n को रख लो 10, n की वैल्यू 10 रख दो, फ्रॉम विच 4 आर डिफेक्टिव। ठीक है, 10 में से 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, और कितने सही होंगे फिर n-n, यानी कि 6 जो हैं वो फंक्शनल। ये मैं वैल्यूज़ फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, 6 functional, and assume that all of the defective and all of the functional are considered indistinguishable। जिस तरह वो प्रीवियस सिग्नल्स वाली एग्जांपल थी ना, कि ग्रीन सिग्नल्स हैं, येलो सिग्नल्स हैं, और सिग्नल्स आपस में एक जैसे हैं, तो ये रेपिटेशन आएगी यहाँ से।
तो अब वो कह रहा है कि जो डिफेक्टिव एंटीनाज हैं 4 वो आपस में एक जैसे हैं, और जो 6 फंक्शनल एंटीनाज हैं वो आपस में एक जैसे हैं, और टोटल 10 एंटीनाज आपके पास हैं। ठीक है, वो कहता है हाउ मेनी लीनियर ऑर्डरिंग आर देयर इन विच नो टू डिफेक्टिव एंटीनाज आर कंसेक्यूटिव। लीनियर ऑर्डरिंग का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर आपने ऑर्डर करना है सारे एंटीनाज को, और उस लाइन के ऊपर जब आप ऑर्डर करोगे एंटीनाज को, तो वो कहता है कि कितने वेज में आप उन एंटीनाज को, डिफेक्टिव और फंक्शनल एंटीनाज को आपस में अरेंज कर सकते हो सच दैट कि 2 डिफेक्टिव इकट्ठे ना आए। ठीक है, 2 डिफेक्टिव इकट्ठे ना आए, लेकिन 2 फंक्शनल इकट्ठे आ सकते हैं। ये बात आपने गौर करना है इस पर। तो अब आपने जनरल आंसर देना है कि 10 एंटीनाज हैं, 4 डिफेक्टिव और 6 फंक्शनल, इनको आपस में अरेंज करना है, और इस तरह अरेंज करना है कि 2 डिफेक्टिव इकट्ठे ना आए। टोटल नंबर ऑफ वेज आपने काउंट करके मुझे बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ नीचे इसका, लेकिन वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं। अब आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो खुद ही पुट करके इसका आंसर मुझे देना है, असाइनमेंट में ही डाल लो इसको। आज मैंने जो मैनुअली असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन दे दिए, बाकी मैं ग्रुप में दे दूँगा, तो ये असाइनमेंट 3 के कोई 5-6 क्वेश्चंस टोटल बन जाएंगे। ठीक है, लाजमी प्रैक्टिस करना है। अच्छा, अब नीचे स्केच दिया हुआ है, आई प्रेफर कि ना ये स्केच आप अगर देख लोगे तो आपको सही समझ आ जाएगी सिनेरियो की। इस क्वेश्चन का आंसर देना है एन और एम की फिक्स वैल्यूज़ के लिए जो मैंने यहाँ पे दे दी। क्वेश्चन समझ आ गया ये वाला? जी सर। बिल्कुल सही है, ओके। अच्छा जी, सर हमारा एक भी क्विज नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी, मैं भी इसी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो है ना मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स जो अभी नज़र आने लगे इसके बाद, वैसे तो वो पहले भी आ गया हुआ है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल के बाद। तो ये इस टॉपिक से पहला क्विज आपका हम ले लेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से, क्योंकि ये एक सर जैसी पीछे चीज़ें 2 हैं। वीक रह गए हैं, ये 5वां वीक है। ये 5वां वीक है? जी सर। ठीक है, ओके, सही है, सही है, ओके। अच्छा चलो, डेट मुझे बताओ किस डेट को ले सकते हो? वर्किंग डेज में क्विज हो सकता है? सर क्लास से पूछ लें, जैसे क्लास कहेगी वैसे। ठीक है, हाँ सही है। चलो मैं ग्रुप में क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, मुझे आपने क्विज़ का टाइम जो है वो देना है। कॉम्बिनेशन असल में जो है वो, क्योंकि ये तीनों एक जैसे थे, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों इकट्ठे डिस्कस हो जाएं ताकि इनका सर डिफरेंस ले लें वीकडेज में क्विज। हाँ चलो, अभी मैं वीकडेज दोनों, ठीक है, दोनों ग्रुप्स में टाइम स्लॉट हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस टाइम क्विज होना चाहिए और किस डेट पे होना चाहिए। मेरे लिए जो है वो वेडनेसडे थर्सडे में से कोई भी दिन अगर आप रख लो इवनिंग में, तो उसमें 1 घंटे का क्विज़ कर सकते हैं हम। तो आप लोग आपस में GR से कोऑर्डिनेट करके मुझे एक स्लॉट बता दो, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से फिर आगे कर लूँगा। और जो टॉपिक होगा ना वो सर पहले तो, वेडनेसडे वाला दिन रख लें, क्योंकि 2 दिन हमें तैयारी के भी मिल जाएंगे इजीली। हाँ ये असल में ये जो एग्जांपल्स आपने सारी की हैं, ये इस वजह से आसानी हो रही है क्योंकि आपको फ़ौरन से ही अप्लाई करना नज़र आ रहा है क्वेश्चंस को। तो मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा टाइम लगेगा तैयारी के लिए, लेकिन फिर भी 1-2 दिन रख लें और वेडनेसडे या थर्सडे में से कोई दिन मुझे दे दें, ठीक है। तो ये नवान आपने मुझसे फाइनल कोऑर्डिनेट कर लेना इस बारे में अभी क्लास से पूछ के। मेरा ख्याल है क्लास ख़त्म जो है वो करनी है, क्योंकि ना 3 बजे मेरी वो अगली क्लास शुरू हो जाती है, बल्कि इस बार तो वो और जल्दी टाइम टेबल आ गया है, नया टाइम टेबल। चलें खैर बात ख़त्म करते हैं, बल्कि ठीक है, ये नया टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। नया तो नहीं है, बाइनोमियल जो आप कोफिशिएंट्स पढ़ रहे हो ना ये वाले, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। और बाइनोमियल देखा, इसकी स्टेटमेंट के रखिएगा, फिर हम इसे आगे अगली बार कंटिन्यू करेंगे। आज जो है आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या किया है, लोगों ने कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूलाज जो हैं उनको अप्लाई किया है सिनेरियोस में। ये आपको क्या है? अच्छा,
अभी जो है जो कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज आपने अप्लाई करने देखे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में विद स्पेसिफिक कंडीशंस, तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना है खुद से, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। और परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के फार्मूलाज को डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना है, इनका सेम जो है वो नहीं है। आपको इनका डिफरेंस समझ आना चाहिए इनको अप्लाई करने के लिहाज से। तो इस तरीके से बस देखते जाओ इसको, जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इन एग्जांपल्स को अप्लाई करो, और क्विज़ का मुझे जो है वो फाइनल बताओ उसके साथ नौमान के साथ कोऑर्डिनेट करके और हमारा के साथ कोऑर्डिनेट करके। वो दिया जुमेरात को रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो ये एक्टिविटीज़ भी साथ साथ होती जाएँ। असाइनमेंट जो है वो मैं क्वेश्चन अभी दे देता हूँ ग्रुप में। जो है टॉपिक यही होगा, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं दे दूँगा, वो प्रैक्टिस कर लेना आप असाइनमेंट के तौर पे, वो उसको सॉल्व कर लेना। और साथ ही उसी तरह का क्विज़ भी होगा, क्विज़ का भी क्वेश्चन उसी तरह होगा। चलिए सर ठीक क्विज के है। लिए और सेम सिलेबस होगा ये? हाँ बिल्कुल, जो हम कर रहे हैं ये इसी में से ही होगा। सर आप ना क्विज ना 30 नंबर के ले लेना, उसमें तो फिर एवरेज निकाल लेना। 2 क्विज होंगे ना हमारे। 2 क्यों होंगे? सर ये वीक हो, नेक्स्ट वीक हो, क्योंकि 7 वीक है ना, हो जाएंगे 2 वीक रह गए। आज 5 वीक, फिर वीक है। हाँ ठीक है, लेकिन तो फिर मैं भी कह रहा हूँ कि आप 2 हाँ क्विज तो होने हैं, जरा 30 नंबर के ले लेना, उसमें नंबर हमारी एवरेज जरा अच्छी आ जाएगी। चलो पहले ये वाला तो देखते हैं, ठीक है, वेडनेसडे या थर्सडे को। तो ठीक है, वो तो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग तो हर कोई अपने तौर पे बेस्ट दो ना, आप पहले से ही क्यों ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं? तो नहीं अब सर, जैसे, इंशाल्लाह बस देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। तो ठीक है, आप लोग कोऑर्डिनेट कर लो इनके साथ जो CRGR हैं,